किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़े अहम विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित जो आपके सवाल होते हैं कार्यक्रम में हम उन्हें शामिल करते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया जा सकता है जिससे आप अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में बात होगी कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण। जी हाँ, कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी जो सवाल है हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 8800-520-717 इसका नंबर है। जी हाँ, आपको एक बार दोहरा देते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8800-520-717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर अपनी खेत की कोई वीडियो बनाकर भी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। जो समस्या है उसके संदर्भ में आप वीडियो बनाइए, हमसे साझा कीजिए, हम कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। दोहरा दें आपके लिए hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब आप तक कौन पहुंचाएंगे? स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं ईनाम एवं FPO SFAC कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। साथ ही साथ डॉक्टर सुमित्रा अरोड़ा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। आप दोनों का ही मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है कि किस विषय पर होने वाली है चर्चा। जी हाँ, कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही विषय है। आपके पास जो भी सवाल है जल्द से हम तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए। क्या माध्यम है, हमने उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। आपके सवालों के इंतजार के साथ साथ हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर मैं रुख कर लेती हूँ। जब हम बात करते हैं सुरक्षित भंडारण की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे हमारे किसानों को? मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा और विस्तारित करके रखना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा टॉपिक है कि सुरक्षित भंडारण के माध्यम से किसान को अपने उपज का अधिकतम लाभ कैसे मिले, कैसे अच्छे से उपज को विपणन करे। तो हमारे किसान भाई जानते हैं कि जब आपकी उपज, जब आपका उत्पाद जो है अच्छी गुणवत्ता का होगा तो ही आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरा एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त सरकार जो है मंडियों के अलावा जो वेयर हाउसेस बने हुए हैं, चाहे वो वेयर हाउसेस प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के हैं, चाहे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के हैं, चाहे कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के हैं, उनको राज्य सरकारों से मिलकर उनको मंडी बनाने के बारे में आगे बढ़ रही है। इसका आशय ये हुआ कि किसान भाई अपना उपज पैदा करने के बाद उसको साफ सफाई करके जिस स्थिति में वो स्टोर हो सकता है उसमें ला करके वहाँ गोदाम में रख दे। फिर वहाँ से गोदाम में जब रख देंगे तो अपनी उपज को उनको मंडी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से वो बिक जाएगी क्योंकि वो मंडी का कार्य करेगा गोदाम ही। तो मतलब कि आपको अनावश्यक ढुलाई का खर्चा, मंडी में जाकर और तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं उससे आप बच जाएंगे और आपको अपनी उपज का अधिकतम मूल्य मिल जाएगा। तीसरी बात जो है, आप ध्यान दीजिए कि सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है कि सभी किसान भाई जानते हैं कि जब अपना उपज वो
जब फसल कटती है तो जब मंडी में ले जाते हैं तो प्रायः वो नीचे दाम पे होता है, क्योंकि वो गलत आ जाता है मंडियों में। तो अब करना क्या होता है कि आप अपना उपज अपने घर के पास आप जो है सुरक्षित गोदाम में रख दीजिए, और गोदाम में आपको, इसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि वेयर हाउस जो मैन होता है वो एक रसीद इशू कर देता है। आजकल वो रसीद इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको बैंक से पैसा मिल जाता है, आपका खर्चा चल जाता है। तो प्रायः होता क्या है कि जब आगे ऑफ सीजन आता है उस उत्पाद का, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, तब अच्छे दाम यहाँ पर मिलते हैं, अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा और सारी चीजें हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जो ई नाम की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन वेयर हाउसों को जोड़ने जा रहे हैं भारत सरकार, ताकि हो क्या कि आप अपनी उपज को जो खरीदार उस मंडी में नहीं, उस इलाके में नहीं, दूसरे प्रदेशों में है, वो भी बिड करके ऑनलाइन आपकी उपज का खरीद सकता है। तो आपका उत्पाद एक तो सुरक्षित हुआ, नुकसान नहीं हुआ, आपको अच्छे दाम भी यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे दाम मिल सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सुनियोजित तरीके से बाजार का रुख करें, और उसके लिए आपकी हमारी जो देश की सरकार है उसमें भी आपकी मदद के लिए तैयार है। उसके लिए भी जो हम कह सकते हैं कि कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे विशेषज्ञ ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि अगर सुरक्षित भंडारण कर देते हैं तो इससे भी आपको लाभ ही मिलता है। जब हम बात करते हैं सुरक्षित भंडारण की, तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत होती है। किसानों के जहन में आएगा कि अगर मैंने भंडारण किया, मेरी फसल खराब हो गई, कीट लग गए, बीमारी लग गए, तो ऐसे में क्या करूं। तो ये सब जो दिमाग में सवाल आते हैं, इनको दूर करने के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगी डॉक्टर अरोड़ा हमारे किसानों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग जो है ज़्यादा पैदावार पर हम लोग अभी निर्भर थे कि हमें ज़्यादा पैदावार बढ़ानी है, लेकिन अभी जो है वो गुणवत्ता की हम बात करेंगे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उसकी गुणवत्ता जो है बहुत ज़रूरी है, जिसमें चाहे वो घरेलू मार्केट हो या हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, दोनों में हमें उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है। तो भंडारण में हमारे कई तरह के जैसे अनाज हैं, उसमें कई तरह की सुंडी, कई तरह के गुण वो हमारे अनाज में लगते हैं। तो किसानों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब भी कोई कीड़ा क्यों लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि उसके अनाज में नमी जो है उसको ध्यान देना है कि अगर ज़्यादा नमी होगी तो कीड़े भी लगेंगे, उसमें फफूंदी भी आएगी। तो उसको जो है इन चीज़ों में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण उसको जो है वो काटना है। काटने का मतलब ये है कि बाहर की हवा या नमी जो है वो हमारे खाद्यान्न तक ना पहुंचे। तो जहां भी वो उसको स्टोर कर रहा है, जहां भी उन गोदामों में जहां भी रख रहा है, तो पहली चीज तो हो गई उसकी नमी की। दूसरी चीज उसको सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जहां भी वो हमारे खाद्यान्न को भंडारण करता है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ हमारे उसको जो है अगर वो किसी घरेलू अगर स्तर पर जैसे किसी टैंक में वो अगर स्टोर कर रहा है तो टैंक हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पर होने चाहिए। थोड़ा ऊंची प्लेटफॉर्म उसका ज़मीन के साथ उसका नहीं लगा होना चाहिए, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और उसका जो है हमें मेन, अगर हमें कीटों को नियंत्रण में करना है तो हमें जो कीटों की ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि हमारा जो खाद्यान्न है वो भी उसमें भी श्वसन क्रिया होती है और जो हमारे कीटे हैं वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन की अगर हम सप्लाई कट कर दें और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर वहाँ मात्रा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पर कीड़े जो है मरने के हम मतलब उनको हम नियंत्रण में ले लेते हैं। तो देखिए, जब आप भंडारित करते हैं तो ये संभावना बढ़ जाती है कि आपकी फसल प्रभावित हो सकती है कीटों से, बीमारियों से। लेकिन उसके लिए भी आप अगर पहले ही उपाय कर लें, पहले ही उसके प्रति जागरूक हो जाएं, तो ये समस्या आएगी नहीं और आपकी जो फसल है वो बिल्कुल सही तरीके से भंडारित होकर आप रख पाएंगे। और जब आपको मौका मिले, जब आपको बाजार उच्च स्तर पर जाता हुआ नजर आए, आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। भंडारण से संबंधित और जानकारी हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से हम हासिल करेंगे और किस तरह से हमारे किसान अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े कृषि क्षेत्रों में से एक है। हम साल दर साल रिकॉर्ड पैदावार ले रहे हैं
2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत ने 353.96 मिलियन टन खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया। इसमें 117.51 मिलियन टन गेहूं और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल है। लेकिन बेहतर उत्पादन के साथ साथ कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए भंडारण भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसे में आधुनिक भंडारण अवसंरचना ये सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्न और जल्दी सड़ने वाले कृषि उत्पादों का सुरक्षित ढंग से संरक्षण किया जा सके, फसल कटने के बाद नुकसान कम से कम हो और मूल्य स्थिर रहे। भंडारण से बर्बादी घटती है और उत्पाद ज्यादा समय तक खाने के लायक रहते हैं। इस तरह भंडारण खेतों को बाजारों से जोड़ने और बेहतर मुनाफे के लिए किसानों के सशक्तिकरण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देश में कच्चे और प्रसंस्कृत दोनों ही तरह के खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी वस्तुओं की 12 महीने उपलब्धता बरकरार रखने में सक्षम भंडारण की भूमिका काफी अहम है। खाद्यान्न भंडारण के महत्व की बात करें तो उचित भंडारण मात्रा और गुणवत्ता को बनाए रखता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भंडारण की सही जानकारी नहीं होने के कारण 10 से 15% अनाज खराब हो जाता है। ऐसे में भंडारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही हमें भंडारण वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए, जिससे नुकसान की आशंका कम हो जाती है। अक्सर अनाज खराब होने की वजह नमी, दीमक, घुन या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए भंडारण करने से पहले गोदाम की सफाई कर लें और अगर वहां दीमक है या पुराने अवशेष हैं तो उन्हें बाहर निकालकर नष्ट कर दें। दीवारों या फर्श पर दरार दिखाई दे तो उसे भी सीमेंट आदि से बंद कर दें। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित दवा का घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव कर लें। गोदाम ऐसा हो जो हवादार तो हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसमें हवा का संचार बंद भी किया जा सके। इसके अलावा अनाज को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जिन बोरियों में अनाज भरना है उन्हें 20-25 मिनट तक खौलते पानी में डाल दें और इसके बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उनमें अनाज भरें। बोरियों को गोदाम के फर्श पर न रखें, बल्कि 20-25 सेंटीमीटर ऊंचे मंच पर रखें। ये मंच दीवार से भी 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर बादल छा रहे हों, बारिश हो रही हो या फिर वातावरण में नमी का एहसास हो रहा हो तो अनाज का भंडारण नहीं करना चाहिए। भंडारण करने के बाद गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें। बता दें कि देश की विभिन्न खाद्यान्न भंडारण प्रणालियों में कुछ प्रमुख प्रणालियां शामिल हैं, जैसे केंद्रीकृत भंडारण। इन्हें मुख्य तौर पर FCI जैसी एजेंसियां चलाती हैं। दूसरी है शीतगृह। इनमें फलों, सब्जियों, दूध उत्पादों और मांस जैसी जल्दी सड़ने वाली वस्तुओं को रखा जाता है। और तीसरा है विकेंद्रित भंडारण। इसमें ग्रामीण गोदाम, TSCS के भंडार गृह और किसानों के खलिहान आते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर अनाज उत्पादन भारत की कृषि क्षमता को दर्शाता है, लेकिन कुशल भंडारण और वितरण ये सुनिश्चित करता है कि अनाज का हर दाना उपभोक्ता तक पहुंचे। भंडारण को सुदृढ़ करने से न सिर्फ फसलोपरांत होने वाले नुकसान में कमी आएगी, बल्कि इससे मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण भी सुनिश्चित होगा। तो अभी हमने रिपोर्ट के जरिए सुरक्षित भंडारण के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां हासिल की हैं। आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि हमारे किसानों को सुरक्षित भंडारण करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने भी यहाँ पर जानकारी दी कि अगर हमारे किसान थोड़ी सी सावधानियां बरतते हुए भंडारण करते हैं तो फसल को बचा सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो सबसे शुरुआती तौर पर तुम्हारा कदम यही हो जाता है कि हम जो भंडारण के लिए जगह का चयन करें वो कैसा हो। इस बारे में चूंकि मैं इस प्रश्न को इस रूप में उत्तरित करना चाहूँगा कि भारत सरकार भंडारण की एक योजना भी संचालित कर रही है। एक नहीं, 2 योजना है। एक को हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, AMI, ग्रामीण भंडारण योजना की बात आती है। दूसरा AIF है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो अब इसमें
कैसे योजना का लाभ लें वो तो अलग बात है, लेकिन क्या क्या गोदाम बनाते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि निर्माण होने के बाद जब उसका विजिट किया जाता है तो देखा जाता है ये वैज्ञानिक गोदाम नहीं है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ कि निर्माण से संबंधित आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर पहले जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे जानेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से गोदाम का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं जी, क्या जी पूछिए अपना सवाल। हमको जो कारण गिरह बनाते हैं वो क्या होता है, बरसात का पानी अंदर होता है जो भंडारण करते हैं तो विवाद। आपका सवाल हम स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार आप दोहरा दें और क्या जानना चाहते हैं हमें बताएं। नंदस्वरूप जी, हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क जो है फिर जुड़ गया है जी। नंदस्वरूप जी पूछे अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारा जो भंडारण केंद्र होता है वो 2.5-3 फुट ऊंचा बनाते, जिसे बरसात का पानी में जाए वहाँ हमारा बिल्कुल, तो देखिए इसी के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ जो है जानकारी दे रहे थे कि जब अगर हमें भंडारण गृह बनाना है, गोदाम बनाना है, तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है जिससे हमारे जो किसान हैं उनकी जो उपज है वो सुरक्षित बनी रह सके, किस तरह की वैज्ञानिक विधियों को अपना सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह आप? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बन जाने के बाद जब उसको देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक गोदाम नहीं है, तो उस स्तर पर कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे क्या मोटी मोटी चीज़ों को वो ध्यान रखें। तो पहली बात तो सबसे पहले जब हमारी योजना के अंतर्गत या कोई आप बिना योजना के भी आप अपने पैसे से भी बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कैसा जैसा भी बनाना चाहें आप बनाएं, लेकिन हमारी योजना भी है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना गोदाम निर्माण करते समय कोई हाई वोल्टेज की लाइन आपके ऊपर से ना गुजर रही हो, क्योंकि आग लगने का डर रहता है। दूसरा, आप कोशिश यह करें कि थोड़ा सा वो उठे हुए स्थल पर आपका गोदाम हो। तीसरी बात, आप ध्यान दें कि आपका जो प्लिंथ लेवल हो वो 3 फीट से कम ना हो। और एक बात और ध्यान दें, जब आप बना रहे हो तो प्लिंथ पर आप कम से कम 48 सेंटीमीटर का एक प्रोजेक्शन दे दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, ऐसे देखें जैसे ये निकला हुआ है, ऐसे निकाल दें। ये इसका मतलब ये होता है कि जब चूहे होते हैं तो सीधे तो वो आसमान पे खंभों पे चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब यूं पलटते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो आप अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आप केमिकल का प्रयोग करेंगे, सल्फास का प्रयोग करेंगे और भी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वह स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। और चौथी बात पर आप क्या देंगे कि चिड़ियाँ इसको बहुत जल्दी आपके गोदाम में घुस जाती हैं। तो चिड़ियों के लिए आप विंडो में भी और वेंटिलेटर में भी, मतलब 2 जगह नीचे आप सरफेस से करीब 2-3 फुट पे विंडो बनाते हैं, ऊपर टॉप पे थोड़ा नीचे वेंटिलेटर बनाते हैं, तो वहाँ पर मेश लगा दें, जाली लगा दें साधारण भाषा में, ताकि पक्षी वगैरह आपके गोदाम में अंदर जाके ना बीट कर सके ना ही नुकसान कर सके। अगली बात आती है कि आप वेंटिलेटर जरूर लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं जो अनाज होते हैं वो प्रसुप्ता अवस्था में होते हैं लेकिन श्वसन कर रहे होते हैं, तो उनको जो है एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ताकि फ्रेश एयर नीचे से आए और वो लाइटर हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो ऊपर से बाहर हल्की एयर होकर वो निकल जाए, तो एयर सर्कुलेशन बना रहे। और आप ध्यान दें कि उसमें होल, पाइप और तमाम प्रकार के क्रैक्स वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट्स अपनी यग लेइंग कर देते हैं। यग जल्दी मरते नहीं हैं किसी भी पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, तो वो बाद में आपके लार्वा बन के नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि मोटा मोटा इन चीज़ों को ध्यान रखें और हाइट वगैरह भी गोदाम को ध्यान में रखें, क्योंकि जो स्टोरेज किया जाता है वो 4.5 मीटर तक ही किया जाता है। ऊपर आपको 1.5 से 2 मीटर
छोड़ देना होता है सीलिंग से, तो आप उस हिसाब से उसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमें गोदाम का निर्माण करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने दी है कि जब आप निर्माण की ओर जा रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े। बिल्कुल हम भी आगे बढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण के संदर्भ में। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं अपनी, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त भी एक वीडियो हमारे पास आई है हरियाणा के पटौदी से चांद सिंह जी की। आइए आपको दिखा देते हैं कि क्या सवाल पूछना चाहते हैं हमारे किसान भाई। मैं चांद सिंह सनोद श्री लालाराम विलेज इन छापरी ब्लॉक पटौदी का रहने वाला हूँ। मैं खेती करता हूँ। सुरक्षित अनाज जो हम पैदा कर लेते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए उनके उपाय बताए जाए। बिल्कुल, अनाज तो ये मेहनत से पैदा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित कैसे रखें ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो डॉक्टर अरोड़ा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अनाज को सुरक्षित रखने के हमारे पास रासायनिक उपाय भी हैं और गैर रासायनिक उपाय भी हैं। रासायनिक उपाय में सभी को पता है फॉस्फीन जो है वो लगाते हैं, लेकिन कई बार पहले क्या करते थे कि फॉस्फीन की गोलियां वो ऐसे ही अनाज में डाल देते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसकी जो फॉस्फेट निकलने के बाद उसकी जो राख बनती थी वो राख अनाज मतलब हमारे दानों में मिक्स हो जाती थी। लेकिन किसानों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप ये फॉस्फीन सेल्फॉस या एल्युमिनियम फॉस्फाइड इस्तेमाल करें तो इसको कपड़े में बांधें। कपड़े अब आजकल तो खैर गोली के बजाय ये सैशे में आने लग गई है, तो इसको कपड़े में बांध के रखने से उसकी जो राख है वो अंदर नहीं जाएगी, वो उसमें कपड़े में ही रहेगी। दूसरा जो गैर रासायनिक तरीके हैं उनमें जैसे पहले बताया है कि हमें नमी का ध्यान रखना है, हमें तापमान का ध्यान रखना है, हमें सफाई का ध्यान रखना है। इसके अलावा गैर रासायनिक तरीकों में आजकल जो है हर्मेटिक बैग आ गए हैं। हर्मेटिक बैग में क्या है कि पॉलीथीन की एक लाइनिंग होती है, मतलब आपके जूट बैग के अंदर एक पॉलीथीन की एक और बैग होता है, उसके अंदर आपको जो है अनाज डालना होता है। ये आपको कीड़ों से सुरक्षित रखेगा, आपको पशु पक्षियों से सुरक्षित रखेगा और चूहों का भी इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होता है। तो हर्मेटिक बैग में वो अपने अनाज सुरक्षित रख सकते हैं। और एक और तरीका कोकून्स है। कोकून्स में क्या है, उसमें टनों में आप मतलब आपके 25 टन से लेके 300 टन तक अनाज उसमें हम सुरक्षित रख सकते हैं। वो एक जिपर बैग होता है। जिपर मतलब वो एक चारों तरफ जिप होती है, नीचे एक बैग है जिसमें वो जूट बैग जो है वो उसमें रख सकते हैं और उसके ऊपर कवर किया जाता है और इसमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डालने से क्या होता है कि अंदर का ऑक्सीजन लेवल जो है, जो हमारे जो अनाज की श्वसन क्रिया है या कीड़ों की श्वसन क्रिया है, तो उससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर उसमें बढ़ता जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे अंडे जो होते हैं, अंडे वो भी जब लार्वी बनते हैं तो वो भी जीवित नहीं रहते हैं। तो इसमें 90% से ज़्यादा हमारे कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे बीजों की जो अनाज है, चाहे वो बीज है, उनकी गुणवत्ता बनी रहती है, किसी भी तरह का उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है।
तो रासायनिक तरीके और गैर रासायनिक तरीके ये किसान अपना सकता है। बिल्कुल। तो चांद सिंह जी, जो हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर बताया है कि इस तरह से आप सुरक्षित रख सकते हैं अपनी उपज को और किसी भी नुकसान से बचा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सागर मध्य प्रदेश से विपिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी बिल्कुल, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल मैं ये जानता मैम, कुछ लोग अनाज का भंडारण करते समय नीम की पत्तियां डालते हैं, कहते हैं इससे भी अनाज सुरक्षित रहता है और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। पत्तियां डालने से ये सही रहता है नहीं? और दूसरा सवाल ये था, कहते हैं कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनका भंडारण करना संभव ही नहीं होता क्योंकि वो खराब हो ही जाती है, उनका भंडारण नहीं करना चाहिए। तो क्या ये भी सच्चाई है अगर सब किस्मों का होना संभव है? बिल्कुल। तो डॉक्टर अरोड़ा, इनके दो सवाल हैं। क्या जानना चाहते हैं कि भंडारण करते समय नीम की पत्ती डालने की बात कही जाती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नीम की पत्तियों का देखिए अदिति, शुरू से हम इनका नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। नीम की पत्तियां, सूखी नीम की पत्तियां हमें प्रयोग में लानी चाहिए। तो सूखी नीम की पत्तियां हम उनकी एक अनाज, जैसे अनाज रखे बीच बीच में उनकी लेयर बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कीड़ों को मारते तो नहीं लेकिन कीड़े उनकी तरफ आते नहीं है। तो घरेलू उपाय अगर करने हैं तो नीम की पत्ती है, सूखी लाल मिर्च है, हल्दी है, नीम का तेल है, ये हम अपने अनाज में, दालों में, अनाज में, उनमें हम लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो कीड़ों को आने नहीं देते हैं। तो हम ये घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे इनका दूसरा सवाल था कि कहते हैं कि कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनको भंडारित करके नहीं रखना चाहिए, इस बात को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? किस्में अगर अनाज से संबंधित हैं, चाहे वो दालें हैं या वो अनाज हैं, खाद्यान्न हैं, उनको तो हम भंडारण कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी किस्में अगर या तो अब वो उनका मतलब सब्जियों से है या फलों से है, तो उनके लिए तो फिर हम तापमान जो है, तापमान का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितने तापमान पर आप उनको रख रहे हैं। अगर हम 10 डिग्री से कम में रख रहे हैं तो उसमें 10 डिग्री से कम में भी हमारे कीड़े नहीं आते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर पर अगर ये हमारे सब्जियां और फ्रूट है तो इनमें तो हम ज़्यादा तापमान बढ़ा ही नहीं सकते, उनमें तो हमें कम तापमान पे ही उनको रखना पड़ता है। बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर सब्जियां और फल जो है वो भंडारित करके रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो विपिन जी, आपके दोनों ही सवाल थे जिनका हमारे विशेषज्ञ ने जवाब दे दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अब मैं डॉक्टर सिंह का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सिंह, आपने बताया कि सरकार द्वारा भी यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे किसानों को सुरक्षित भंडारण करने में मदद मिल सके। जो सरकारी गोदाम है वहाँ तक पहुँच कैसे हो पाए हमारे किसान, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकारी गोदाम शायद आप बात कर रहे हैं कि जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के या अन्य सरकार के जो निर्मित गोदाम है, वहाँ पे मंडियों में भी गोदाम होते हैं, जो मंडी समितियाँ होती हैं वो भी गोदाम बनाए होते हैं। तो अगर वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे राज्यों में इनको जो स्टोरेज की दर है वो व्यापारियों के दर से नीचे भी होती है और इनका स्वागत भी किया जाता है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि जो छोटे और मझौले किसान हैं, जिनकी जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम होती है और 86-88 आजकल तो 90% के आसपास हो गए हैं, उतनी संख्या है, यह वहाँ स्टोर करते ही नहीं हैं। जो बड़े किसान हैं तो करीब 2% से ज़्यादा किसान स्टोर नहीं करते हैं। तो आप अपने निकट के किसी भी सरकारी गोदाम में स्टोरेज के लिए ले जाएंगे तो वहाँ वो आपको स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके लक्ष्यों की पूर्ति होगी और आपको कम पैसों में, कम किराए पर भी आपका स्टोरेज प्रदान करेंगे, आपको सुरक्षित कर सकते हैं। तो किसी के भी राज्य सरकार की गोदाम में ले जाएं, चाहे वो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का हो, चाहे कि कोई और गोदाम हो, कहीं भी। और बहुत सारे तो प्राइवेट बन गए हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देश में जितनी स्टोरेज करने वाली एजेंसियाँ हैं, चाहे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, तो कुल उनके पास आज भी 15 मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी मात्र है। अब FCI की बात करें, इनके पास भी 16-17 मोटा मोटा इतना ही है। स्टेट वेयर हाउसिंग देश में 19 राज्यों में स्टेट वेयर हाउसिंग है और उनके पास भी 56-57 मिलियन मेट्रिक टन है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास जो हमारी स्कीम, जो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत बने हुए हैं, वो कम से कम 80 मिलियन मेट्रिक टन है। इन सबको इकट्ठा कर दीजिए तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट में है। तो प्राइवेट के गोदाम खाली पड़े हैं, आप वहाँ ले जाएं और वहाँ पर अपनी उपज को भंडारित करें और साइंटिफिक भंडारण को लाभ लें। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप उसको उचित समय पर मंडियों में ले जा करके या बिना मंडी में ले गए वहीं से विपणित करके अच्छा मूल्य कमाएं।
बिल्कुल, तो इस प्रक्रिया के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि गोदामों का रुख किया है हमारे किसानों ने, वहां पर भंडारित करके रखा है, वहीं से कैसे बिकवाली कर लेंगे, इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं? इसके लिए विकल्प यही है कि बहुत सारे, चूंकि आप सभी जानते हैं कि मंडी कानूनों के आधार पर मंडी प्रांगण में ले जाकर बेचना होता है जी। लेकिन अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मंडी कानूनों में सुधार के माध्यम से देश के 15 राज्यों में यह व्यवस्था कराई है कि मंडियों को वो ये क्या नाम वेयर हाउसों को मंडी डिक्लेयर कर देते हैं। तो जब वहाँ ले जाते हैं तो जो खरीदार होते हैं, जो आपका उपज जो है मंडी में जाकर खरीदते हैं, वही आपके वेयर हाउस में आके खरीद लेते हैं और आपको अपनी उपज अपने घर के नज़दीक वेयर हाउस में रख देने से आपको फिर उठा के वही चीज़ ले जाके वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ सुरक्षित रखा होता है, वो आप बेच देते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि हमको पैसे की ज़रूरत है, आप प्लस फाइनेंसिंग वगैरह का भी लाभ लेकर के आप उसको आगे बेच देते हैं। तो अगर समय हो तो मैं किसान भाइयों को एक नई तकनीक के बारे में जो काफी तेजी से जा रहा है बताऊंगा। बिल्कुल, इस तकनीक के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे पास, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे इस नई तकनीक का भी जो जानकारी है हम हासिल करेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ब्रजेश यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर, हमारे पास संतरे की बागवानी है, इनको अच्छे दामों में कैसे बेच सकते हैं, इनका भंडारण कैसे कर सकते हैं, ये विस्तृत जानकारी दें आप। बिल्कुल, तो बागवानी यहाँ पर करते हैं, संतरे का उपज हासिल किए हुए हैं, भंडारण कैसे करना है, इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो के साथ, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज बात हो रही है कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण। जी हाँ, इसी संदर्भ में आपके पास कोई सवाल है जल्दी से हम तक पहुंचाइए। सारी जो हम हमसे साझा करने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, इसके माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं अपने सवाल। ब्रेक पर जाने से पहले ब्रजेश जी ने पूछा था कि संतरे की बागवानी करते हैं, अच्छे दाम अर्जित करने के लिए सुरक्षित भंडारण कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर अरोड़ा क्या कहना चाहेंगी संतरे के सुरक्षित भंडारण के बारे में? देखिए, संतरा जो है वो क्योंकि एक पेरिशेबल फसल है जी जी, तो उसके लिए अगर आपका उसका भंडारण करना है तो मैंने पहले भी बताया कि इसमें हमें तापमान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये साफ़ सुथरी जगह में आप इनको, जो कैरेट्स होते हैं, कैरेट में आप इनको रख सकते हैं। वहाँ आप तापमान जो है ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 10 से 15 डिग्री के बीच में हमें तापमान रखना होता है। और इसमें आपको इसके जैसे डॉक्टर एसपी सिंह ने भी बताया कि वेंटिलेशन का इसमें हमें साफ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कीटों के बजाय इसमें फफूंदी की समस्या ज़्यादा होती है। जो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो इसमें ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। वरना भंडारण में इसमें ऐसा कोई कीड़ा, अपना कीड़ा नहीं होता है। जो भी कीड़े अगर आते हैं वो खेतों से ही फसल, जब खेत से फसल आती है तो उसके साथ ही कीड़े आ सकते हैं, लेकिन इसमें कीड़ों के हमारे चांसेस कम होते हैं, इसमें फफूंदी बैक्टीरियल के चांस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए मेन चीज़ जो है वो आपको सफाई का ध्यान रखना है, तापमान का ध्यान रखना है, साफ सुथरे जो भी इनमें सबसे पहले तो आपको ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग मतलब जो आपके जो सही फसल है उसको, जो सही संतरे हैं उनको आपको चुन के अलग करना है। जो थोड़े से खराब हैं उनको उनके साथ आप मिक्स ना करें, उनको अलग कर दें। तो जो साफ सुथरे हैं उनको ग्रेडिंग करके आप वहाँ भंडारण में रखिए, तापमान 10 से 15 डिग्री में रखिए, साफ सफाई रखिए, वेंटिलेशन रखिए, और इससे आप उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, आपको किस तरह के कदम उठाने हैं भंडारण करने के लिए अपनी संतरे की फसल का, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इस वक्त एक और वीडियो हम तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से विकास बालियान जी ने ये वीडियो भेजी है। आइए, क्या है उनका सवाल, जान लेते हैं। विकास बालियान, मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश। बस सभी को नमस्कार। मेरा निवेदन है वैज्ञानिकों से, तो किसान भाई अपनी फसल का भंडारण स्टोर कैसे करे, ये मेरा एक छोटा सवाल है। सर आपसे निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन कराए, मेरे साथ और किसानों भी मार्गदर्शन करे और लौट चले प्रकृति की ओर। बिल्कुल। तो देखिए लगातार हमारे दोनों विशेषज्ञ इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कि किसान किस तरह से भंडारण कर सकते हैं अपनी उपज का, जिससे उनकी उपज खराब भी ना हो और जब बाजार में अच्छे दाम नजर आ रहे हो तब वो मंडियों का रुख करें तो अच्छी आमदनी भी अर्जित कर पाएं। तो डॉक्टर एस.के. सिंह क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई को? मैं अपने किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई ये देख लें, चाहे वो संतरा वाले हैं, चाहे कोई अनाज वाले हैं, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल। जैसे पेरिशेबल की बात हम करते हैं, अगर वो आप पेरिशेबल उगा रहे हैं, वो चाहे फल है या सब्जी है, तो आप कोशिश यह करें कि अगर आपके पास इतनी लैंड शायद नहीं होगी कि ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना पाएँ, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300 किसान वहाँ आसपास जो एक ही खेती करते हों इकट्ठा हो जाएं, एक समूह बना लें जिसको हम लोग एफपीओ कहते हैं। तो जब आप एफपीओ बना लेंगे तो उस केस में आप सक्षम हो जाएंगे कि सरकारी मदद से जो आपको सब्सिडी मिलेगी भारी भरकम, उसके माध्यम से चाहे सीए बना लेंगे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर वाला रूम बना लेंगे, चाहे कोल्ड स्टोरेज छोटा सा निर्माण कर लेंगे। तो इस तरीके से जितने टेम्परेचर, हर फसल का अलग अलग तापक्रम की ज़रूरत होती है, उस अनुसार ग्रेड करके, क्लीन करके, छोटा बड़ा सड़ा गला सब अलग निकाल करके साफ रख देंगे। और दूसरी यह करने से क्या होगा कि किसान को केवल उत्पादक ही नहीं बने रहना है, किसान को उद्यमी बनना है। तो उद्यमी बनने के लिए जब आप बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से संतरा उगाने वाले, गोभी उगाने वाले, टमाटर उगाने वाले, जो भी चीज़ आप उगाते हैं, तो आप इसके वैल्यू एडिशन के लिए भी फैसिलिटी वहाँ सरकारी मदद से, सब में सरकारी सब्सिडी है, सरकारी मदद से आप वहाँ स्थापित कर लेंगे और उनके जूस बना के, उनके पल्प बना के, उनको प्रोसेस बना के, उनकी जो पेरिशेबिलिटी है ख़त्म कर देंगे और काफ़ी लंबे समय तक उनको रख सकते हैं अच्छी पैकिंग में। अपने खुद के किसान ब्रांड लिख दीजिए, उस ब्रांड में आप बेचेंगे। आप जो मुनाफा बिचौलिया बीच के लोग ले रहे हैं आपके बीच और हमारे कंज्यूमर के बीच में, वो सारा का सारा पैसा आपके पॉकेट में चला जाएगा। सारे किसान भाइयों को मैं सुझाव देना चाहूँगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर भंडारण आपको किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और आपको इससे लाभ भी मिल सकता है। देखिए बहुत तरह के कदम आप उठा सकते हैं जिसमें सरकारी मदद भी आपको समय समय पर मिलती रहती है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते अदिति मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम। जी अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि विकिरण के द्वारा अनाज को कैसे सुरक्षित रखते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि वेयर हाउस में जो अनाज अपन रखते हैं उसकी रिसिप्ट पे क्या जो है बैंक से लोन ले सकते हैं? आजकल वो योजना शायद बंद हो गई है। बिल्कुल। दो मेरे सवाल है। पहला सवाल तो है कि अनाज को एक किरण से गुजारा जाता है ताकि वो डंकी नहीं हो। बिल्कुल। क्या जो अनाज अपना वेयर हाउस में रखा है उसकी रिसिप्ट से बैंक लोन देता है। जी ये मैं क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह आप? किसान भाई ने शायद सभी किसानों के लिए ये प्रश्न पूछ लिया है। इसकी बहुत ही आवश्यकता थी इस प्रश्न की कि बैंक प्रायः क्या है कि वो डरते हैं कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए। हम उस रसीद पर जो इशू जारी किया गया है अगर हम उसको प्लेज करके लोन दे दें तो इस समस्या को हल के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि WDRA एक संस्था है, उसके कानून के तहत देश में 7,400 गोदाम जो हैं या इससे भी ज़्यादा पंजीकृत हो गए हैं। तो उस स्थिति में चूंकि यह रेगुलेटेड हैं और उनकी पूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो WDRA की होती है, तो उस स्थिति में जब इनकी रसीद, और एक चीज़ मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि यह रसीद आजकल इलेक्ट्रॉनिक इशू करने लगे हैं, हम लोग उसे ENWR कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इसके मतलब ये है कि जैसे ही आप अपना उपज जो है गोदाम में ले जाएंगे, गोदाम वाला
रसीद कहाँ कटेगी, ऑनलाइन वो एक रिपोजिटरी होते हैं, यानी आरएल वगैरह इसके रिपोजिटरी हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे कट जाएगी और वो रसीद को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस संस्था की है, यानी आरएल की है, वो मेंटेन करेगा। आपको लगता है कि इस रसीद को, जो कि ई फॉर्म में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप यहाँ के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको लगता है आप तमिलनाडु में घूम रहे हैं, अब हाँ बैंक जो है इसको तुरंत लोन दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रसीद है, इसमें कोई घपला नहीं हो सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और एक रेगुलेटरी संस्था इसको रेगुलेट कर रही भारत सरकार की। अब आपको लगता है कि इसको कैसे पैसा कमाए इससे, आपने लोन ले लिया, अपना काम चला लिया, आप उस रसीद को लेकर कहीं भी देश के किसी भी कोने में घूम रहे हैं, कहीं का भी व्यापारी वो कहता है कि हम आपका उपज खरीदना चाहते हैं, तो आपकी वो रसीद जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो ले लेगा आपसे और जो पैसा आपने लोन लिया है वो बैंक में डिपॉजिट करेगा और आप रसीद जो है आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब ही होता है कि वो ट्रांसफरेबल है आपकी रसीद, वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो बिजनेस करने लगेगा या जो चाहेगा अपना उत्पाद ले जाएगा जैसी इच्छा होगी। तो ये एक अच्छी तरीके है, उनकी बात सच है कि बैंक जो है कुछ फराड केसेस से डरने लगे थे कि रसीद को हम फाइनेंस करें कि ना करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप थोड़े टाइम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि एक नई तकनीक के बारे में हमारे किसानों को जागरूक करना है, तो उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? हाँ, मैं इसी तकनीक के बारे में ही बात कर रहा था कि आप जो है अब आगे आएँ और अपनी उपज को जो है WDRA के जो रजिस्टर्ड पंजीकृत WDRA में पंजीकृत गोदाम है, अभी बहुत गोदाम हो गए हैं, उसमें रख दें। आप इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करवा लें, उसमें कोई ना ही वो पानी में भीगेगी, ना ही वो फटेगी, ना ही सड़ेगी, ना कोई चुरा सकता है, नहीं कुछ हो सकता है, उसको एक संस्था मेंटेन करती है, उसको आप उस पर आसानी से, हर बैंक आसानी से उस पर लोन दे देता है बिना किसी फजीहत के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गारंटी के। गारंटी आपका उत्पाद है ही है उसमें, और उसमें क्वालिटी वगैरह भी लिखी होती है, क्योंकि टॉपिक है कि बेटर स्टोरेज से कैसे मार्केटिंग करें, तो सारा कुछ ग्रेड वगैरह सब कुछ लिखा होता है उस पर, और उसके माध्यम से वही रसीद बेच करके आप अपनी उपज को बिक्री भी जब चाहे, जब लगता है कि तब आप कर सकते हैं। तो इस तकनीक का लाभ उठाएं और इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रेड कर सकते हैं। जो इनाम प्लेटफॉर्म है या प्राइवेट ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इनाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस रसीद को ट्रेड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रसीद को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इतनी सुविधा हो गई है। बिल्कुल। तो देखिए सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, अब हमारे किसानों को इनके प्रति जागरूक होना है और इनको अपनाना है जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके, और हमारे किसानों को हम जागरूक करने का लगातार यहाँ से प्रयास ही कर रहे हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर अरोड़ा का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर सिंह ने तो यहाँ पर सरकारी प्रयासों के बारे में बताया है कि हमारे किसान किस तरह से सरकारी गोदामों का भी रुख कर सकते हैं। कि कुछ जो किसान होते हैं, जैसे छोटे मझोले किसान हैं, वो वहाँ पे नहीं जाते हैं, उतना सरकारी गोदामों का रुख नहीं करते हैं, वो अपना ही अगर स्वतः बनाना चाहें यहाँ पर भंडार गृह, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान, किस तरह की सलाह आप उनको देंगे? देखिए, अगर अपने घरेलू स्तर पर ही अगर कोई किसान अपने यहाँ भंडारण खोलना चाहता है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो भंडारण के लिए पहले जो है भंडारण करते थे, वो मिट्टी की कोठरी बना ली, उसके ऊपर गोबर का लेप कर देते थे, तो या फिर अब आपके ये प्लास्टिक के टैंक हैं या आपके दूसरे मेटल के टैंक हैं, उन टैंक में भी वो कर सकते हैं जी। और उन टैंक में बताया मैंने कि उसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि टैंक आपका साफ सुथरा हो, सूखा हो, उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, गीलापन ना हो, टैंक सूखा हो, साफ हो, उसमें किसी भी तरह का कोई छेद ना हो, जमीन की सतह से थोड़े ऊपर होने चाहिए, दीवार से दूर होने चाहिए, और उसमें जो है उसको अब मेन आपको ये ध्यान रखना है कि हवा उसके अंदर, हवा का आवाजाही बिल्कुल ना हो, क्योंकि हवा का आवाजाही नहीं होगी इसका मतलब आपने वहां से बाहर के वातावरण से उसको बिल्कुल कट कर दिया है। बिल्कुल। तो संरचनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, लेकिन सावधानी यहाँ पर बरतनी है। इन जो विशेष बातें हमारे दोनों विशेषज्ञ लगातार यहाँ पर बता रहे हैं, उनका ध्यान में रखते हुए ही आपको भंडार गृह बनाना है, जिससे आपकी फसल को आप सुरक्षित रूप से भंडारित कर सके। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर धीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपालगंज बिहार से, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में जी, पूछिए अपना सवाल। जी, हमको जानना था जो गेहूं का जो भंडारण किया जाता है जी, तो हम लोग जो है गेहूं जो है
परंपरागत तरीके से हम लोग जो भंडारण उसका करते हैं, जैसे लहसुन का पोटली होता है उसको डालकर हम लोग करते हैं जी। लेकिन होता क्या है कि 2 या 3 माह या 4 माह के बाद जो फिर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है जी। तो उसके लिए हम लोग सुरक्षित भंडारण करें ताकि हम जो लंबे समय तक जो गेहूँ को हम लोग सुरक्षित रख सकें। उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल परंपरागत तरीके से करते हैं हमारे किसान भाई गेहूं का भंडारण। 2-3 माह में कीटों का प्रकोप हो जाता है, किस तरह से बचाव किया जा सकता है जिससे सुरक्षित हो सके उनकी उपज? इन सवालों के जवाब पहुंचाएंगे आप तक धीरज जी, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। हम जल्दी लौटेंगे, रुक रहे हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि उपज के बेहतर विपणन के लिए सुरक्षित भंडारण के बारे में। किस तरह से हमारे किसान भाई बहन अपनी फसल का सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं, क्या विकल्प अपना सकते हैं, क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, इसके बारे में हमारे दोनों विशेषज्ञ जागरूक कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से हम तक पहुंचाइए क्योंकि कार्यक्रम में अब समय काफी कम रह गया है। ब्रेक पर जाने से पहले धीरज जी ने पूछा था कि गेहूं का परंपरागत तरीके से भंडारण करते हैं लेकिन 2-3 माह में कीटों का प्रकोप नजर आने लग जाता है, तो ऐसे में किस तरह के वो सावधानियां बरते, किस तरह के विकल्प अपनाएं जिससे उनकी फसल को प्रभावित ना किया जा सके? क्या कहेंगे डॉक्टर अरोड़ा इस संदर्भ में आप? देखिए, गेहूं का जब भी आप भंडारण करते हैं तो सबसे पहले जो है आप उसमें कोई भी पत्थर, कंकर या टूटे हुए दाने होते हैं वो उनको आप अलग कर दीजिए। मतलब गेहूं सबसे पहले है गेहूं की सफाई, दूसरा है उसके बाद उसकी नमी देखनी है। नमी जो है 12-13% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी ज़्यादा होगी तो उसमें कीटों का, फंगस का, फफूंदी का इनका प्रकोप लगना मतलब सी बात है, वो लगेगा उसमें। हाँ। तो ये नमी देख ली, उसके बाद फिर आपको सफाई का ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब आपने भंडारण कर दिया तो 10 से 15 दिन बाद उसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कीड़ा, आपने उसको भंडारण कर दिया और महीनों तक वो भंडारण आप मतलब उसको आपने देखा ही नहीं, तो इसमें निगरानी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिकल्प है। इसमें आपको निगरानी करनी बहुत ज़रूरी है। और परंपरागत तरीके से जैसे मैंने बताया कि आप नीम की पत्ती, सूखी हुई नीम की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें जो सूखी लाल मिर्च है वो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम का तेल, उसमें नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब आप सीधे नीम का तेल जो है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सीधे गेहूं में डालें, उसमें ना डालें। कोई भी किसी भी तरह का केमिकल है, चाहे वो केमिकल नीम सिंथेटिक है या दूसरा है, हम कभी भी अनाज के ऊपर सीधा नहीं डालते हैं। हम उसके आसपास जो है, हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि उनको कीड़ों से दूर रखना है। तो कीड़ों से दूर रखने के लिए आप जो आप जहाँ आपने भंडारण किया है उसके चारों तरफ आप कोई भी केमिकल लगा सकते हैं। मतलब केमिकल उसके अंदर ना लगाएं, उसके चारों तरफ आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस जरिए से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिंह जोड़े, आजकल क्या परंपरा है कि ये गेहूं जो होता है इसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में होती है, तो खूब धूप रहती ज़्यादा, तो लोग इकट्ठा करके सुखा देते हैं। अगर ये इंटरमीडिएट सुखाएं, 3 घंटा 4 घंटा एक दिन सुखाएं, फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन सेम प्रोड्यूस को, तो इससे जो यग वगैरह कैरी हो जाते हैं साथ में, बाद में महीने 2 महीने बाद डेवलप करते हैं, वो भी उसका भी कमी करने में मदद मिलती है।
जी, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखें उसके। बिल्कुल। तो धीरज जी, आपको किस तरह के कदम उठाने हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ एक सवाल जो है व्हाट्सएप पर भी हमारे पास आ गया है। आलोक कुमार जी ने भेजा है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ये सवाल कि गेहूं भंडारण के लिए किसानों को सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद मिलती है क्या? डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे भंडारण के लिए? गेहूं के लिए ही नहीं, किसी भी फसल का आप भंडारण करना चाहते हैं तो सरकार जो है भंडारण का निर्माण करने में, अगर आप SC ST या FPO बना के लेते हैं या महिला है तो उसको जितनी लागत लगती है उसका 33.33 मतलब 1/3 जो है अनुदान मिलता है भारत सरकार से। और मैं बता देता हूँ कि इसकी लागत जो होती है वो 6,000 मतलब 7,000 रुपया पर टन मानी गई है जी। तो आप देख लें कितने टन का बनाना चाहते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है आपको 50 टन का बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो 50 टन से लेकर 5,000 टन तक बना सकते हैं। लेकिन किसान भाई हैं तो मेरा उनसे यही होगा सुझाव कि आप 100 टन के आसपास का गोदाम बनाइए। जो मैंने शुरू में बताया कि वैज्ञानिक पद्धति अपनाइए। और अगर 33% का मामला है तो 33%, नहीं तो 1/4 जो है आप 25% अनुदान लीजिए सरकार का। और बैंक, हर एक बैंक लोन देने के लिए तत्पर है, क्रेडिट लिंक स्कीम है। शेष जो है लोन ले लीजिए, थोड़ा अपना जो मार्जिन मनी है वो लगा दीजिए और बढ़िया सा फर्स्ट क्लास गोदाम बना दीजिए। चाहे गेहूं रखिए, चाहे धान रखिए, चाहे दाल रखिए, जो आपकी इच्छा है वो उत्पाद उसमें रखिए। और ऐसा भी नहीं, अपने पड़ोसी का भी रख लीजिए, उनसे थोड़ा किराया लेकर वो भी कमाई करिए। बिल्कुल, यही ऐसा ही सवाल एक और भेज दिया है हमें हरविंदर सिंह जी ने सोलन हिमाचल प्रदेश से कि भंडार घर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई सब्सिडी दी जाती है या फिर कोई योजना भी है, व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में अगर हम लाभ लेना चाहें तो? अगर वो भंडार गृह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सोलन के हैं जी, अगर वो ड्राई स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी योजना है जिसको मैंने अभी जस्ट बताया कि उसमें 25% और 33.33% सब्सिडी है। हिल एरिया के हैं 33.33% सब्सिडी मिलेगी। अगर इनको लगता है कि कोल्ड स्टोरेज या CA स्टोर या इस टाइप से कोई बनाना चाहते हैं जो फल सब्जी के लिए, तो उसके लिए भी योजना MIDH के नाम है। MIDH के नाम में राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित होती है। आप अपने उद्यान विभाग में चले जाएं जिला के और वहाँ से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो केंद्र की ही योजना है, राज्यों के माध्यम से चलाई जाती है। बिल्कुल। तो देखिए हरविंदर जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि यहाँ पर सरकारी मदद मुहैया करवाई जाती है। अब आपको कहाँ रुख करना है इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। तो कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। मैं आखिरी टिप्पणी मैं आप दोनों से ही लेना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, डॉक्टर अरोड़ा, आप हमारे किसानों को? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अगर गैर रासायनिक तरीके अपनाना चाहते हैं तो भंडारण के लिए हर्मेटिक बैग, अब मैं तो ये कहूँगी क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, वो 35 रुपये से लेकर शुरुआत है। और इसमें जो है भंडारण का आप 25 टन से लेके 300 टन तक का आपके पास प्रोविजन है। और इसमें क्योंकि गैर रासायनिक तरीका है तो किसी भी तरह की आपके अनाज को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। जो स्वस्थ अनाज है वो आप मंडियों तक वायबिलिटी है, जर्मिनेशन बनी रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यह सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे पैदा हो वैसे ले जाकर तुरंत न बेचें। इससे क्या है, बाजार नीची होती है। आप जो है अपने उपज को अपने गोदाम या किसी के गोदाम में रख दें। जब इसका मूल्य बढ़े सुरक्षित रखें, ऐसा नहीं सड़े गले, सुरक्षित रखें। फिर उसको वहीं से या बाजार ले जाकर, मंडी ले जाकर, जैसा आपको लगता है कि सही है उस तरीके से बेचें। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही विशेषज्ञों ने बहुत ही बेहतरीन हम कह सकते हैं सुझाव आप सभी तक पहुंचाए हैं, जागरूक करने का प्रयास किया है। अब आपकी बारी है कि अब आप इन तमाम जानकारियों से जागरूक हों और सुरक्षित भंडारण करके अच्छे बाजार को देखते हुए बिकवाली करें और अच्छी मुनाफा वसूली जरूर करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने बात कर लिया कि किस तरह से हम सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं अपनी फसलों का और बेहतर विपणन कर सकते हैं, अपने बाजार का रुख करके अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। अब अगले कार्यक्रम का विषय क्या है हम आपको बता देते हैं, मोटा अनाज, खाद्य पोषण और आय सुरक्षा। जी हाँ, अगले कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है हम तक आप पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आपको बता दें कि आप हम तक वीडियो भी पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8800520717। अपना रिकॉर्ड कीजिए वीडियो, अपना जो भी सवाल है आप हम तक इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने जो भी सवाल हैं वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, दोबारा देखना चाहते हैं अब हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।